Okay, so today we will start the chapter number 5, the fundamental unit of life, cell. ठीक है, इन लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? न्यूक्लियस के बारे में देखा था, न्यूक्लियस के कंपोनेंट के बारे में देखा था. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे हमारे जो डिवीजन होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में देखा था. नाउ अब हमें यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखा था, साइटोप्लाज्मा के बारे में देखा था, और मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बताए थे जो आपको साइटोप्लाज्मा में देखने को मिलते हैं. आज हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको कौन सा डिस्कस हम करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ईआर. ठीक है. अब व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? इट इज अ लार्ज नेटवर्क. इसके अंदर कई सारी मेम्ब्रेन्स होती है जो टिब्यूल्स और शीट्स से बनी हुई होती है. मतलब लंबी लंबी टिब्यूल्स आपको देखने को मिलेगी, शीट्स देखने को मिलेगी. सो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स. क्या होती है यहाँ पर? आपको कई, इसका मतलब काफी एक लंबा चौड़ा नेटवर्क देखने को मिलेगा. ठीक है. जो बाउंडेड किससे होता है? मतलब किससे बना हुआ होता है? बाउंडेड बाय शीट्स एंड टिब्यूल्स. ठीक है. उनसे आपको ये जुड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा. ठीक है. और इसकी जो लॉन्ग लॉन्ग टिब्यूल्स होती है ना, वो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है? राउंड और बैग लाइक स्ट्रक्चर. मतलब इट लुक्स लाइक अ राउंड और बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है? वेसिकल्स. इसके इसी राउंड स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? वेसिकल्स कहते हैं. ठीक है. फिर देन आफ्टर ईआर की मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन और लिपिड से. देखो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना. ईआर मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन और लिपिड. और यही चीज आपको याद हो तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी बताई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किससे बना हुआ है? प्रोटीन और लिपिड. एक चीज और, भले एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, बट वो खुद लिपिड और प्रोटीन बनाता है. देखो पहला पॉइंट, इट्स मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. किससे बनी हुई होती है? लिपिड और प्रोटीन. लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखी थी ना, इसी से बनी हुई थी. ओके, यहां तक तो ठीक है. चलो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर जैसा ड्रॉ कर देता हूँ कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको इस तरीके की देखने को मिलती है. ठीक है. अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो टू टाइप्स की होती है. ठीक है. द ईआर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. कितने टाइप्स की होती है? टू. पहला आपको देखने को मिलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर से इसको शॉर्ट फॉर्म में आरईआर कहा जाता है और इसे एसईआर कहा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मुझे कैसे पता चले कि कौन सा रफ है कौन सा स्मूथ है? सो द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज अटैच्ड विद राइबोसोम. देखो यहाँ मैं राइबोसोम पे आ गया, जो मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि मैं राइबोसोम को आपको इन्हीं के अंदर इंक्लूड करके समझाऊंगा. तो द पार्ट ऑफ ईआर
which is attached with ribosome is called RER. उसे हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो पार्ट राइबोसोम से अटैच नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब the part which is attached with the ribosome is called SER, and the part of ER which is not attached with the ribosome is called the SER. अब मेन चीज फिर से वही, सर फंक्शन क्या? अटैच तो हो गया, चलो काम क्या करेगा अटैच होने के बाद, जिसकी वजह से हम ऐसे दो दो पार्ट बना रहे हैं, कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं मेन हम फंक्शंस पे। फंक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, इट हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है। दूसरा, सबसे पहले जो ऐसे स्टार्ट करते थे, ER हैविंग राइबोसोम, it connect directly with न्यूक्लियस। क्या देखने को मिलेगा? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो राइबोसोम है वो एक तरफ से तो किसके साथ कनेक्ट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, पर दूसरी तरफ से वो किसके साथ कनेक्ट होता है? न्यूक्लियस से। मतलब न्यूक्लियस जो भी चीजें बनाता है वो किस में जाने देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर उसे सेल के हर एक पार्ट तक ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट राइबोसोम से अटैच होता है वो एक तरफ से तो राइबोसोम होता है, पर वही राइबोसोम दूसरी तरफ से किसके साथ ज्वाइन होता है? न्यूक्लियस के साथ। और न्यूक्लियस के साथ ज्वाइन होने की वजह से न्यूक्लियस में जो भी बनता है वो पहले किस में जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर उसे बॉडी के हर एक पार्ट तक मतलब सेल के हर एक पार्ट तक ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। ओके, अब आपको पता चल गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ है और उसके अंदर सारी चीजें आती हैं। ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER, is responsible for the manufacturing of the protein। क्या करता है वो? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो कौन? RER, बिकॉज वो राइबोसोम से अटैच है। और वो कैसे बनाता है? बाय द एक्टिव सेल। ठीक है। एक चीज और याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ खुद के सेल्स के लिए प्रोटीन नहीं, जब किसी दूसरे सेल को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है ना, तब भी वो अपने में से प्रोटीन उनको दे सकता है। ओके, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है। यहां तक कि अगर किसी दूसरे सेल में भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहां से ट्रांसफर होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसफर होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो SER क्या करता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। फैट मॉलिक्यूल्स मींस लिपिड। ओके, वो लिपिड मॉलिक्यूल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, मतलब वो क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। मतलब जहां पर स्मूथ पार्ट है वहां पर आपको फैट मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, जहां पर रफ पार्ट है वहां पर आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। और कई बार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के भी काम आता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन और लिपिड। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which is made up of प्रोटीन एंड लिपिड ऑफ ER, मतलब
प्रोटीन और लिपिड की ईआर से बनी हुई हो, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई हो, ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि वो आपको कैसे देखने को मिलती है, उसका वर्क क्या है, न्यूक्लियस के साथ अटैच होती है, प्रोटीन बनाती है, लिपिड बनाती है, दो पार्ट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ पार्ट से प्रोटीन बनता है, स्मूथ पार्ट से लिपिड बनता है। और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रोटीन और लिपिड से ही बनी हुई होती है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन और लिपिड से बनती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। ओके, पता चला व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ओके, नाउ सी देयर इज अनदर टॉपिक व्हिच इज नोन एज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपकी कई सारी बुक में इसे गोल्गी बॉडी के नाम से दिया गया होगा, कई सारे बुक में गोल्गी एपर्चर्स के नाम से दिया होगा। ठीक है, और कई नाम जगह पे आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी नाम दो चलेगा। व्हाई इट इज एन गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपर्चर इसको नाम दिया गया? बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम कैमेलियन गोल्गी। जिस साइंटिस्ट ने हमें इनके बारे में बताया था उनका नाम क्या था? कैमेलियन गोल्गी। दैट्स व्हाई उनके नाम पे ही इसको नाम दिया गया गोल्गी एपर्चर्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो। ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ द बाउंडिंग मेम्ब्रेन। जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन का सिस्टम है, सिंगल लेयर होती है पर वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है। पैरेलल आप जानते हैं ना, एक दूसरे के आमने सामने ये सारी मेम्ब्रेन्स आपको अटैच होते देखने को मिलेगी। सो दैट्स व्हाई इसको नाम क्या दिया गया? इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड विथ ईच अदर इन पैरेलल। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज हो। सो यहाँ पर आपको जो गोल्गी एपर्चर्स है वो आपको एक दूसरे के पैरेलल अरेंज देखने को मिलेंगे, और इसी पैरेलल स्ट्रक्चर को या अरेंजमेंट को बाउंडेड इन पैरेलल एंड अरेंज्ड इज कॉल्ड द क्रिस्टेलिया। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टेलिया कहते हैं। अब देखो कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल, और ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ना इसको कहा जाता है क्रिस्टेलिया, और ये जो ऊपर का है ना इसे क्या कहा जाता है? वेसिकल्स। ओके, जो उनके पैरेलल स्ट्रक्चर जो अंदर से साइड से जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? क्रिस्टेलिया, बिकॉज वो उसको अरेंज करता है पैरेलल इसके लिए। और जो उनका ऊपर का हिस्सा जो होता है उसे क्या कहा जाता है? वेसिकल्स कहा जाता है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन जो हमारा गोल्गी एपर्चर है इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे कनेक्टेड होता है? विथ ईआर। आपको वो कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा, बिकॉज कनेक्टेड विथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेन आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शन ऑफ ईआर क्या देखने को मिलेगा आपको? जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, लिपिड्स बनाता है, बट जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट में बनते हैं, ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं, तो वो किसके अंदर स्टोर होके रहते हैं? इन द गोल्गी एपर्चर्स। ठीक है, और गोल्गी एपर्चर्स क्या करता है? जब भी सेल के अंदर कोई डैमेज आ जाए, हार्मफुल कैरेक्टर आ जाता है, मींस सेल के पास प्रोटीन नहीं बचता और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी नहीं होता, तब गोल्गी एपर्चर्स क्या करती है? ओपन हो जाती है, और उसके पास जो भी प्रोटीन स्टोर किया हुआ है वो पूरी तरीके से सेल को देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा फंक्शन है, मींस
they store protein which was मेगन बाय द ER, ठीक है। इसलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और जो ये अपने अंदर प्रोटीन स्टोर करती है ना, कई बार उनको जो स्टोर किया हुआ प्रोटीन है उसमें से भी वो कुछ ना कुछ नया बनाने की ट्राई करती है। मैं स्टोरेज तो करती है, बट साथ में आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी देखने को मिलेगा। किसका मैन्युफैक्चरिंग होगा? जो अलग अलग प्रोटीन उनके पास आ रहे हैं उनमें से वो एक नया कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कह लो, शुगर मॉलिक्यूल कह लो, उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मींस गोल्गी एपर्चर्स आपको क्या करते हुए देखने को मिलेगा? एक तो प्रोटीन को स्टोर करते हुए देखने को मिलेगा, इमरजेंसी के टाइम पे प्रोटीन को सप्लाई करते हुए देखने को मिलेगा। थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन भी आपको वो करते हुए देखने को मिल जाता है। और गोल्गी एपर्चर्स एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसके फंक्शन में देखना है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। मतलब इसके बाद जो लाइसोसोम की स्टडी करने वाले हैं ना, वो किससे बनता है? गोल्गी बॉडी से बना हुआ होता है। मतलब जो आपको लाइसोसोम देखने को मिलेगा, इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मींस किससे बना हुआ होता है? गोल्गी बॉडी से। मतलब उसके फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं गोल्गी बॉडी का भी हाथ आपको देखने को मिलेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि जो हमारी गोल्गी बॉडी है, पहली बार उसका नेम गोल्गी बॉडी कैसे पड़ा? बिकॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था उनका नाम था कैमिलियन गोल्गी, जिसकी वजह से इसका नाम गोल्गी एपर्चर्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स रखा गया। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो पैरेलल स्ट्रक्चर है उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टेनिया कहा जाता है। सो इसीलिए गोल्गी बॉडी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और वो किससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको कनेक्टेड देखने को मिलेगी। व्हाई इट इज कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि वहां से जो भी प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होके आ रहा है वो कहाँ स्टोर होता है? गोल्गी बॉडी के अंदर स्टोर होता है। जो भी एक्स्ट्रा होता है वो गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन यही है कि स्टोरेज ऑफ प्रोटीन करना, उनमें से नए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाना, जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स शुगर भी कहते हैं। देन आफ्टर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कि जो गोल्गी बॉडी है वो इन्वॉल्व होती है किसके? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम में भी आपको इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेगी। सो इट इज ऑल अबाउट द गोल्गी एपर्चर्स। ओके, अनदर टॉपिक इज नेम लाइसोसोम। ठीक है, हमने गोल्गी बॉडी को इसी पे खत्म किया। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? हमारे सेल के अंदर एज अ डिस्पोजल सिस्टम होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, कि हमारे सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल है ना वो कहाँ जाएगा? लाइसोसोम में जाएगा। ठीक है, ये प्लांट्स में ज्यादा एक्टिव होते हैं। लाइसोसोम is a kind of waste disposal system। क्या देखने को मिलेगा? ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है कि इसका मेन काम क्या है कि जो भी सेल में वेस्ट पार्टिकल है उनको अपने अंदर ले लेना। ठीक है, ये सेल को अगर देखो वेस्ट कर रहा है तो मतलब इसका काम क्या है? Its main function is clean the cell. It help in clean the cell. ठीक है, अब देखो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है तो सेल को इसका मेन काम क्या होगा? क्लीन करना ही होगा। दूसरा, it also help in the digestion. It also help in digestion. So it is also known as digestive enzyme. इसको डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहा जाता है। प्लांट्स में ज्यादातर ये आपको देखने को मिलता है और प्लांट्स में इसका वर्क एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है।
व्हाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एक तो ये आपके वेस्ट मटेरियल को ले रहा है, जैसे आपके डाइजेशन में होता है कि जो भी आपके काम की चीज नहीं है वो उसको लेने का काम करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो। और दूसरा, ये आपके जो मतलब सेल के अंदर जो भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल मींस कोई अमेरिका लंदन से एक्सपोर्ट करने वाले नहीं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, तो उनको मारने का भी काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लाइसोसोम, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और मेन थिंग लाइसोसोम होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, जैसे हमने गोल्गी बॉडी में देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा कि वो मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब उनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ अटैच है और क्या फॉर्म करते हैं, एज अ सैक, ऐसा स्ट्रक्चर वो कुछ फॉर्म करते हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म जैसा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक। इट फॉर्म्ड द मेम्ब्रेन बाउंड सैक। क्या फॉर्म करता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक फॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर सारे वेस्ट मटेरियल स्टोर होके रह सकते हैं, ठीक है, और फॉरेन एलिमेंट्स को भी वो, फॉरेन मटेरियल को भी वो अपने अंदर रख सकता है। दैट्स व्हाई इट इज अ वर्क एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, पता चला, ठीक है। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। अब फंक्शन में तो एक फंक्शन मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया कि ये क्या करता है, फॉरेन मटेरियल्स का ब्रेकडाउन करने में हमारी मदद करता है, सच एज बैक्टीरिया हो या फिर आपका फूड क्यों ना हो, ठीक है, इनटू द स्मॉल पीसीस, ठीक है। सो इट हेल्प इन breakdown of bacteria or food into small pieces, मतलब वो उनको छोटे छोटे पीसीस में तोड़ने का काम करता है, कौन, लाइसोसोम। ओके, इसके पास कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये उनको तोड़ रहा है तो उसके लिए उसके पास क्या होंगे, ऐसे एंजाइम्स होंगे, ना तो फॉरेन मटेरियल का ब्रेकडाउन करना या फूड का ब्रेकडाउन करना वो इतना जल्दी पॉसिबल हो पाता नहीं है, और वो एंजाइम्स के लिए उसके पास क्या होता है, प्रोटीन, मींस इट, लाइसोसोम में लिखते हैं, लाइसोसोम ब्रेक डाउन दिस बाय protein which they get from RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन वो किसे देता है, लाइसोसोम को, और लाइसोसोम फिर उनका क्या करता है, उसी प्रोटीन का यूज करके सेल के डाइजेशन में मदद करता है, फिर वो चाहे फॉरेन मटेरियल्स हो चाहे वो फूड हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके पास प्रोटीन एक लिमिटेड होता है, ठीक है, कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन उसके पास प्रेजेंट होता है। अब जब भी सेल के पास अगर ज्यादा फॉरेन मटेरियल्स आ जाए या ज्यादा फूड आ जाए तो लाइसोसोम उनको ले तो लेता है, बट उसके पास इतना ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है जिससे वो उनका डाइजेशन कर सके, और इसकी वजह से क्या होता है, लाइसोसोम में ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, या लाइसोसोम डैमेज हो जाता है। और लाइसोसोम में एक प्रॉब्लम है कि वो सैक लाइक है, मतलब सब कुछ एक दूसरे के साथ बाउंडेड है, मतलब यहीं से ही दूसरा लाइसोसोम, तीसरा लाइसोसोम ऐसे आपको अटैच देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है कि जब भी वो ब्लास्ट होता है या डैमेज होता है तो अपने साथ जितने और दूसरे सेल्स होते हैं ना उन सबको डैमेज कर देता है, और इसकी वजह से जो प्लांट्स में अगर लाइसोसोम जो होता है, प्लांट्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग, ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। मतलब जब प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम के पास ज्यादा फॉरेन मटेरियल्स या ज्यादा फूड आ जाता है तो वो उनका डाइजेशन नहीं कर पाता, उसके एंजाइम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते,
इसकी वजह से क्या देखने को आपको मिलता है कि जो लाइसोसोम है या वो ब्लास्ट हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है, बट वो अपने साथ साथ दूसरे सारे सेल्स को भी डैमेज कर देता है। इसकी वजह से प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग। सो दिस आर ऑल अबाउट द लाइसोसोम कि लाइसोसोम क्या होता है और मेनली उसके फंक्शंस आपको क्या देखने को मिलेंगे। ओके, समझ में आया?